हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज आ गए हैं हम लेकर करके आपके लिए कक्षा 5 की हिंदी किताब का पाठ क्रमांक 7, जिसका नाम है मेरा बचपन। ये एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। अपने बचपन के बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि लेखक हमसे इस कहानी में क्या कहना चाहते हैं और वो अपनी कौन सी जो ऐसी यादें हैं जो ताज़ा करना चाहते हैं और आपसे साझा करना चाहते हैं। तो हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इस पाठ में आपके सीखने के लिए क्या है और बचपन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पायल की बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। ऐसा जो है हमारे लेखक कहते हैं याद करते हुए अपने बचपन को कि हाय मेरा बचपन, क्योंकि अब वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और जैसे कि आप हैं, आप अभी 10-12 साल की उम्र होगी, तो उस प्रकार से वो भी याद कर रहे हैं अपने बचपन को कि मैं भूल नहीं पाता हूँ अपना बचपन। वो किस तरह कच्चे टूटे मकानों में हम रहते थे, वो प्याल की बिछौनी जो है उसके ऊपर हम बैठा करते थे। प्याल की बिछौनी जो होती है वो थोड़ी बैम्बू की स्टिक्स की या फिर थोड़े घास की बनी होती है। वह नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना, खेतों में घूमने की उन्हें याद आती है। आमों के पेड़ के ऊपर चढ़ने की उन्हें याद आती है। उन्हें हर एक बात अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है जब उन्हें इन अपने बचपन की याद आती है। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे। जेठे का अर्थ क्या होता है? बड़े। जेठे मतलब बड़े, उम्र में बड़े। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे। अब क्या होता था कि जो लेखक हैं वो अपने चाचा के बेटे के साथ दूसरे गांव जाया करते थे, एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने। मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने वो जाया करते थे। उसके बाद वो रोज़ सुबह सुबह के वक्त मटर और जौ का चबेना मतलब खाने के लिए वो लिया करते थे। आगे क्या कहते हैं हमारे लेखक? रामलीला में भी आनंद आता था। मेरे घर से बहुत थोड़ी सी दूर पर रामलीला मैदान था। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ। अब क्या कहते हैं कि रामलीला का जो मैदान है, रामलीला का जो मैदान है जहाँ पे आप देखते हैं यूजुअली क्या दशहरा मनाया जाता है, रावण जलाया जाता है। अभी कुछ वक्त पहले दशहरा भी निकला है। तो क्या होता है कि जहाँ पे रामलीला होती है, जहाँ पे रामायण की पूरा नाटक किया जाता है, तो वो जो मैदान है वो उनके घर के पास में था। और क्या हुआ, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, लीला पात्रों का मतलब जितने भी कैरेक्टर होते थे उस रामलीला के, जैसे कोई राम हुआ, कोई लक्ष्मण हुआ, कोई सीता हुई, तो उनका रूप रंग वहीं पे निखारा जाता था। तो वो क्या था, वो उनके घर के एकदम बाजू में था, एकदम ही पास में था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती थी। दिन में दोपहर के 2 बजे से पात्रों की, उन कैरेक्टर्स की जो सजावट है वो शुरू होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। तो क्या कह रहे हैं हमारे प्रेमचंद जी? ये कहते हैं कि जिस उत्साह से, जिस एक्साइटमेंट से वो वहाँ पे जाते थे जहाँ पे लीला पात्रों को सजाया जाता था, साज सज्जा होती थी या फिर रामलीला का काम होता था, वहाँ वो इतने एक्साइटमेंट के साथ जाते थे कि आज इतनी दौड़ लगा के जाते थे कि आज तो उनकी ऐसी उम्र हो गई है, मतलब नौकरी के बाद की उम्र हो गई है और पेंशन लेने भी नहीं जाते। उनके अंदर इतनी सी भी एक्साइटमेंट नहीं है। उनको पेंशन लेने जाना होता है, उन्हें कुछ पैसे लेने जाने होते हैं, तो इतनी एक्साइटमेंट आज नहीं रह गई जितनी उनको बचपन में उन छोटे छोटे काम करने के लिए रहती थी। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है।
गुल्ली डंडा क्या होता है, एक प्रकार का खेल होता है। एक छोटी सी गुल्ली होती है एक लकड़ी की, उसके ऊपर मारते हैं डंडा, फिर वो जहाँ से उछलती है और फिर कहीं और गिरती है, तो ये एक खेल माना जाता है गुल्ली डंडा। आप देखिएगा ज़रूर कि किस तरीके से खेला जाता है। अब भी कभी जैसे इस चित्र में आपको दिया गया है, ये गुल्ली होती है और ये डंडा होता है। इस डंडे से हम गुल्ली को मारते हैं और फिर उसके बाद वो उचक के कहीं और जाती है, फिर उसके बाद उसको फिर मारा जाता है। इसी प्रकार से गुल्ली डंडा का खेल खेला जाता है। इनके साथ कभी भी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलता देखता हूँ, अब भी आज भी अभी वो लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते हैं तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की ज़रूरत, ना कोर्ट की, ना थापी की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू कर हो गया। अब इनका मन क्या करता है कि आजकल जो बच्चे अगर खेलते हैं मेरे सामने, जो आजकल लड़के खेलते हुए मुझे दिखाई देते हैं गुल्ली डंडा, तो मेरा मन करता है कि मैं भी जाके इनके साथ खेलने लगूं। गुल्ली डंडा बनाने में क्या ही जाता है, एक किसी लकड़ी को उठाओ, उसी गुल्ली बना लो और डंडे के साथ उसको खेलने लगो। तो वो यही कहते हैं कि इसी तरीके से कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ना ही कोई लॉन चाहिए उन्हें, बड़ा सा मैदान चाहिए, ना ही कोई कोर्ट चाहिए जैसे हमें टेनिस खेलने के लिए कोर्ट चाहिए होता है, ना थापी की मज़े की। मेज से किसी कपड़े से एक टहनी काट ली, मज़े से किसी एक पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए, 2 लोग भी आ गए तो खेल शुरू हो जाएगा। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। अभी विलायती जो खेल हैं उनके बारे में लेखक कह रहे हैं कि उसका एक ऐब है। ऐब मतलब एक ड्रॉबैक है कि उसका जो सामान आता है, जो खेलने के लिए बैट हो गया, बॉल हो गया, या फिर टेनिस हो गया, टेनिस का बॉल हो गया, या फिर रैकेट हो गया, इन सब चीज़ों का सामान जो है वो बहुत महंगा आता है, महंगा आते हैं। पर हम अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। अब ये लेखक कहते हैं कि आजकल जो ये महंगी चीज़ें हैं, जो विदेशी चीज़ें हैं, इससे हम इतने ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, हम इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं इन चीज़ों के पीछे कि उसके बाद हमें जो हमारी ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो हमारी लोकल चीज़ें हैं, उससे हमें कोई लगाव रह नहीं गया है। अपनी सभी जितने भी गुल्ली डंडा हो गया, ये हम लोकली बनाते हैं, और भी बाकी सारी चीज़ हो गई वो भी हम लोकली बनाते हैं, जो इंडियन चीज़ें होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा क्रेज़ पूरी तरीके से, पूरा हमारा ध्यान जो है वो विदेशी चीज़ों पे होता है, विलायती चीज़ों पे होता है, इसीलिए हम अपनी सभ्यता और अपने जो रीजनल चीज़ें हैं, रीजनल गेम हैं, लोकल गेम्स हैं, उनको भूल रहे हैं। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फ़ीस ली जाती है। अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि हमारे स्कूलों में हर एक बच्चे से 3 से 4 हज़ार रुपये सालाना पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ खेलने की फ़ीस ली जा रही है। मतलब खेलने की कैसी फ़ीस भला? किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अब किसी को ये बात नहीं, अब लेखक ये कह रहे हैं कि किसी को ये बात समझ नहीं आती कि क्यों ना हम स्कूलों में वो खेल खिलाएं जो भारतीय खेल हैं और इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आती है। और ये मतलब ये यही कहना चाहते हैं, किसी को ये सूझती ही नहीं है बात कि इसमें ना ही ज़्यादा दाम लगता है, मतलब ना ही ज़्यादा पैसा लगता है, और कौड़ी के खेल खेले जाते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल खेल होते हैं। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर टूट जाने का भय नहीं रहता? अब लेखक क्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि गुल्ली से, जैसे जो गुल्ली आपको दिख रही है, लोग कहते हैं कि इससे आँख फूटने का डर रहता है, परंतु क्या कह रहे हैं लेखक, लेकिन क्या बैट बॉल से सर फूटने का खतरा नहीं होता? उससे भी तो हमें लग सकती है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। अब वो ऐसा कर रहे हैं कि अभी हमारे सर पर ज़रूर निशान है गुल्ली का, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। मतलब जो थापी होती है, ये लकड़ी होती है, उसको अपनी बैसाखी से बदल चुके हैं, मतलब अपनी बैसाखी बना चुके हैं। अब वो खेलते नहीं हैं, लेकिन उसके सहारे चलते हैं। ये तो अपनी अपनी रुचि है।
मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। प्रातः काल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडा बनाना। ये अपनी रुचि बताते हैं कि बचपन में वो क्या किया करते थे। सुबह सुबह उठते थे और जाते थे, प्रातः काल मतलब सुबह सवेरे का वक्त जो होता था वहाँ जाते थे, पेड़ों की टहनियों से काट कर गुल्ली बनाते थे और डंडे से फिर खेलते थे। यही इसी प्रकार ही उनका एक रूटीन था। वह उत्साह, वह लगन, खिलाड़ियों की जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। अब क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि वो उत्साह, वो जो एक्साइटमेंट, वो जो डेडिकेशन था, वो जो हमारे दोस्तों के बीच में, जो हमारे खिलाड़ियों के बीच में जो कंपटीशन था, वो जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे हमारे बीच में, वो सरल स्वभाव मतलब इतना ज़्यादा मासूम स्वभाव कि हम लड़ भी ले तो थोड़ी देर में फिर खेलने लग जाते थे। अमीर गरीब का कोई भी भेद नहीं, मतलब कौन अमीर है कौन गरीब है इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम सब साथ में मिलकर खेला करते थे। अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी, मतलब उनके अंदर ईगो थी ही नहीं। किस बात की ईगो, कौन बड़ा कौन छोटा, हम खेलने के लिए एक साथ हैं और एक दूसरे के मित्र हैं। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठी रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। ना नहाने की सुध है ना खाने की, गुल्ली है ज़रा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। अब यहाँ पे अंत में लेखक क्या कहते हैं कि घर वाले डांट रहे हैं, गिनगिना रहे हैं कि अरे नहीं करो नहीं करो। कई बार क्या होता है कि आप जब बाहर खेलने के लिए बहुत देर तक बाहर खेलते रहते हैं तो आपके माता पिता क्या करते हैं, आपको डांटते हैं, फटकारते हैं कि बेटा जल्दी आ जाया करो, क्या दिन भर तुम बाहर खेलते रहते हो। उसी प्रकार से लेखक के जो घर वाले हैं वो बिगड़ रहे हैं, मतलब उनके ऊपर डांट रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। पिताजी जो हैं वो चौके पे चौके मतलब एक पटिया टाइप का होता है, उसके ऊपर बैठना होता है, उसमें बैठ के खाना खाते हैं। चौकी पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, मतलब अपने पिताजी जो है वो खाना खाते वक्त ही बड़बड़ा रहे हैं उनके और गुस्सा कर रहे हैं। ना नहाने की सुध, ये कहते हैं कि ना हमें नहाने की सुध है ना हमें खाने की सुध है, कुछ याद ही नहीं रहता है। गुल्ली है ज़रा सी, गुल्ली जो है वो इतनी सी है लेकिन उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास है। वो ये बात कहना चाहते हैं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिस प्रकार दुनिया भर की सारी मिठाइयाँ इतनी टेस्टी होती हैं, इतनी स्वादिष्ट होती हैं, उन सब का रस इस एक छोटी सी गुल्ली में भरा हुआ है। इसको खेलने के बाद इतना आनंद आता है हमें कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो यही याद कर रहे हैं, मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मतलब वो अपने बचपन की एक छोटी सी जो याद है, वो गुल्ली डंडे की याद आपसे साझा कर रहे हैं कि किस प्रकार वो एक भारतीय खेल खेलते थे और आज भी उन्हें ये खेल बहुत पसंद है। आज भी अगर वो लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो उनको अपना बचपन एकदम ताज़ा हो जाता है। तो ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये रत्न सागर प्रकाशन से ली गई है और हमने इस पाठ में जाना कि किस प्रकार प्रेमचंद जी अपने बचपन की यादें साझा कर रहे हैं। इसी प्रकार आप कल को बड़े होंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी और फिर आप याद किया करेंगे कि अरे जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था या मैं 5th स्टैंडर्ड में था या थी, मैं इस प्रकार से ये गेम्स खेला करती थी, मैं सोसाइटी में जाया करती थी या खेला करते थे, हम ये गेम्स खेला करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे लेखक भी अपने बचपन की याद ताज़े कर रही हैं और साथ ही साथ वो यह भी बता रहे हैं कि भारतीय खेल का महत्व कितना है। हम आजकल भाग रहे हैं नई चीज़ों के पीछे, हम आजकल भाग रहे हैं मॉडर्न चीज़ों के पीछे। मॉडर्न चीज़ें भी क्या, जैसे नई खेल जो विदेशी खेल हो गए, बैट बॉल हो गया या फिर और भी ऐसी चीज़ें जिसके इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, जिसके सामान जो होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने भारतीय खेल खेलें और उनका भी आनंद लें। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना था और हमने वो पढ़ा और समझा साथ मिल कर के। अब हम अगले वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न उत्तर। हम एक एक करके हर एक प्रश्न को हल करेंगे और इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो आगे की वीडियोस हमें कहाँ मिलेंगी?
हमें मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट या फिर आप एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।